बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, कल हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था? कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप के होते हैं? मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड मतलब सिंगल शुगर, एक शुगर, ठीक है। डाइसैकेराइड मतलब 2 शुगर, ठीक। और ओलिगोसैकेराइड मतलब 2 to 10 मॉलिक्यूल होंगे हमारे किसके? शुगर के उसमें, ठीक है। और पॉलीसैकेराइड मतलब उसमें बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल होंगे। क्लियर है इतनी बात? कल लास्ट कौन सा, कहाँ पे पहुँचे थे हम लोग? मोनोसैकेराइड कर लिया था। आज हम लोग 1 मिनट पहले पॉलीसैकेराइड के टाइप बताएंगे। अभी पहले कुछ कंफ्यूजन थे ना कल के, वो क्लियर कर दें, बाकी तो चीज़ें हो जाएंगी। कॉन्सेप्चुअल चीज़ क्लियर करना जरूरी है। एनोमर कितने लोगों को समझ में आया था कि एनोमर क्या होता है? नहीं आया था उस टाइम तो? हाँ हाँ बोलते थे तुम लोग। आया था? एनोमर क्या बोलते हैं? देखो, ये वाला जो ग्रुप है हमारा, ये क्या है हमारा? ये क्या है हमारा? ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब कि एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है? जो ग्लूकोज होता है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में चेंज हो जा रहा है। ये कैसे चेंज हो जा रहा है ये पता है? ये जो फर्स्ट वाला ग्रुप है, यहाँ से ये क्या करता है? बॉन्डिंग कर लेता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ये देखो, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1 पे कितने हैं हमारा? CHOH। ये वाला H कहाँ चला गया? यहाँ पे चला गया। दिख रहा है? दिख रहा है? इसीलिए बोला था स्ट्रक्चर बना के आना, लेकिन नहीं बनाया गया है। ये अगर बनाया होता तो याद होता। तो कुछ देखा कि कैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है, यही तो देखना था। मेन तो यही चीज़ थी, बस ये थोड़ा ना था कि बना लेना है। मैंने क्यों ये होमवर्क दिया था कि ये चेक करना था कि ये बन कैसे रहा है। केमिस्ट्री तो पढ़ ही रहे हो तुम लोग, तब फिर समझ में आ गया है ये पूरा स्ट्रक्चर? कितने लोगों को समझ में आ गया है? समझ में आ गया है? अच्छा चलो ठीक। ये देखो, जब ये OH ग्रुप ये जब नीचे होता है तो हम इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, ठीक है। और जब ये ऊपर होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? बीटा कार्बन। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? इसको कहीं लिख लो, तुम लोग नोट डाउन कर लो कि OH ग्रुप जो होता है, OH ग्रुप अगर हमारा रिंग के नीचे है, रिंग के नीचे है, यस, फर्स्ट कार्बन पे, कार्बन नंबर फर्स्ट में, तो वी विल कॉल्ड इट एज अल्फा कार्बन, ठीक है। अल्फा कार्बन। और अगर ये इसी का उल्टा हो जाए और OH ग्रुप हमारा रिंग के कहाँ पे हो? रिंग में कार्बन नंबर फर्स्ट पर ऊपर हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बीटा ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज, ठीक है। बीटा ग्लूकोज और नोट डाउन कर लीजिए इसको, ग्लूकोज, ठीक है।
अब ये देखो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि जब एक्वस सॉल्यूशन में होगा तो ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर में हो जाता है, पहली चीज़ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेता है। अब यहाँ पे जिन लोगों को रिंग का स्ट्रक्चर नहीं समझ में आया वो यहाँ से देख ले, यहाँ पे ठीक है। देखिए पहला कार्बन CHOH, ठीक, ये वाला H कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, ठीक है, क्लियर है। 2 वाला क्या है हमारा CHOH, ठीक। 3 वाला क्या है हमारा OH, ठीक। 4th वाला क्या है हमारा CHOH और 5th वाला क्या है हमारा CH, ये देखिए नीचे आ गया, और इसके साथ 6 वाला CH2OH, ऐसे इसने अपना H वाला ग्रुप यहाँ पे दे दिया। क्लियर है, ये बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? अब पता चला कि रिंग स्ट्रक्चर बना कैसे है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब नहीं क्लियर है तो डाउट से समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि फिर मैं ये स्ट्रक्चर ही समझाती रह जाऊंगी और मैं बायोलॉजी की कम और केमिस्ट्री टीचर बन जाऊंगी, ठीक है। इसमें क्या कंफ्यूजन है भाई, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तुम लोग, क्या है, सिंपल सी चीज़ है, वही जो ओपन स्ट्रक्चर है उसको, अच्छा इसको ओपन वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, फिशर फार्मूला बोलते हैं, इसको हम हावर्थ फार्मूला बोलते हैं जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। जो ओपन वाला स्ट्रक्चर है इसने इस पे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से बॉन्डिंग हो गई है फर्स्ट वाले कार्बन के बीच में और हमेशा लास्ट से सेकंड वाले कार्बन 5 के बीच में, इसने अपना H वाला ग्रुप यहाँ पे दे दिया। अब इस स्ट्रक्चर को खुद से जाके बना के देखना, ठीक, वीडियो देखना, ये स्ट्रक्चर ओपन करके पूरा बनाना, फिर देखना कि मैम ने यहाँ पे क्यों क्या बनाया है, ठीक है। बात क्लियर है? जिनको जिनको नहीं समझ में आया, फिर भी ना समझ में आया तो डाउट से समझ लेना, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हम ये कहते हैं इन एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज पोजीशन ऑफ H एंड OH ग्रुप आर चेंज्ड ऑन कार्बन नंबर 1 एटम। मतलब अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज कैसे बना, कैसे बना, ये क्या है एक दूसरे के, ये एनोमर हो गए, हुए कि नहीं हुए? एक मिनट, यहाँ पे नहीं लिखने वाला है, देखिए अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज एनोमर्स हैं, क्यों है अभी भी नहीं समझ में आया भाई? ये कार्बन नंबर 1 है, सिंपल बात है। अगर ये OH नीचे है तो ये अल्फा कार्बन हो गया, ठीक, और अगर ये OH ऊपर हो गया तो इसे बीटा कार्बन बोल दिया गया। अब समझ में आया? तो ये क्या हो गए, एक दूसरे के एनोमर हो गए, समझ में आया है? हिंदी में एनोमर चेक कर लेंगे हम, एक डिक्शनरी हम भी बना देंगे, ठीक है। एनोमर की हिंदी नहीं पता है हमें। वैसे एक बात हम बोले, मतलब बाकी चीज़ें हिंदी ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजीज का इंग्लिश, हाँ नहीं, जैसे अब ये बताओ वहाँ पर जैसे ग्लूकोज पे एपीमर हो गया, एनोमर हो गया, ये क्या है? एक, अब जैसे सोनू का नाम सोनू है, अब ये पूछा जाए तो ये गलत है ना, तो बस एनोमर क्यों बोल रहा है? हाँ, एक्सचेंज, OH नीचे है तो हमने अल्फा कार्बन बोल दिया, OH ऊपर चला गया तो बीटा बोल दिया, इसीलिए वो एक दूसरे के एनोमर्स हो गए। अभी भी नहीं क्लियर? अब क्लियर है? नहीं तो हम एनोमर ही समझाते रह जाएंगे। और अभी भी नहीं क्लियर है तो अब डाउट सेशन में क्लियर करेंगे, ठीक है। तुम लोग को नहीं क्लियर ना? हो गया? कायरल कार्बन किसे कहते हैं? केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कायरल कार्बन। चलो हम ही बता देते हैं, कुछ अब तुम लोग जो है ना बता पाओगे।
केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग। कायरल कार्बन, एक्स वाई डब्ल्यू जेड। जब किसी कार्बन के चारों तरफ के जो ग्रुप होते हैं ये डिफरेंट हो तो इसे हम क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन बोलते हैं, ठीक है। या तो एसिमेट्रिक कार्बन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ग्रुप आपको सेम नहीं दिख रहा है, एक्स डब्ल्यू वाई जेड, ठीक है, अलग अलग ग्रुप है, ये एज एन एग्जाम्पल ले लिया गया। अब ये बोलते हैं कि अगर कायरल कार्बन पे हम पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल कल पूछ रहे थे ना क्या है, उसको लिखना नहीं चाहिए था शॉर्ट फॉर्म में, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट था, भी सोच रहे थे कौन सा वो है। पोलराइज्ड लाइट जब इस पे डालते हैं तो ये क्या करता है कि अगर ये ग्लूकोज है, ठीक है, रोटेट करता है। पहली बात, एक जनरल टर्म क्या होता है कि ये या तो लाइट को रोटेट कर देगा, किस तरफ? रोटेट टूवर्ड राइट हैंड साइड, रोटेट टूवर्ड लेफ्ट हैंड, बात नहीं समझ में नहीं आएगा अभी, फिर लेफ्ट हैंड साइड। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, कल का रिवीजन हुआ नहीं होगा इसलिए समझ में भी नहीं आएगा। इसके आगे का आप लोग मुझे बताएंगे। लीवो, हम कितनी मेहनत करके आते हो, सोचो तुम लोग कितनी मेहनत करते हो, ठीक है। कायरल कार्बन एक ऐसी कार्बन है जिस पर चारों ग्रुप जो हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, ठीक है। जब हम इस पे पोलराइज लाइट डालते हैं तो या तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो लाइट को क्या किधर मोड़ देंगे? राइट हैंड साइड में, उनको हम क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, वो लेफ्ट हैंड साइड पे राइट लाइट को मोड़ देते हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? लीवो रोटेटरी। तो कल हम लोग ने कौन सा मॉलिक्यूल पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट में जो कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, और कौन सा लीवो रोटेटरी था? देख के बताओ, देख के बताओ, इसलिए कहते हैं रिवीजन जरूरी है। बहुत जल्दी बोला। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है, इतनी बात क्लियर है? क्लियर है? ये वाली चीज़ें समझ में आई? समझ में आई? एक बार मैं बैक में जाती हूँ, थोड़ा सा तुम लोग को वापस थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। एनूमर समझ में आ गया? क्लियर है सभी को? ठीक। अच्छा हाँ, एक और चीज़, मोनो सैकराइड जो शुगर है वो हमारी रिड्यूसिंग शुगर होंगी कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी? रिड्यूसिंग शुगर होगी। वेरी गुड। क्यों होगी? सीधा कॉन्सेप्ट याद रखना, वो शुगर रिड्यूसिंग शुगर होगी जिसका एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री होगा, किसके लिए? रिएक्शन के लिए। जिसका कार्बन नंबर 1 का एल्डिहाइडिक ग्रुप, मान लो कि ग्लूकोज है, उसका एल्डिहाइडिक ग्रुप जो फर्स्ट नंबर वाला कार्बन है वो फ्री है, तो वो क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। और अगर कोई शुगर क्या है हमारी? कीटोनिक शुगर है, ठीक है, और उसका अगर कार्बन नंबर 2 यानी कीटोनिक ग्रुप वाला जो रीज़न है उससे रिएक्शन करेगा, तो वो अगर फ्री है तो वो रिड्यूसिंग शुगर होगा। अब मोनोसैकराइड रिड्यूसिंग शुगर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें तो सब कुछ फ्री है ना, एक ही है ना, एक ही तो है, तो वो तो रिएक्ट करेगी ही करेगी, तो वो रिड्यूसिंग शुगर। सिंपल बात। मैंने एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर बताई थी, कौन सी बताई थी?
मैंने बताई थी कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है सुक्रोज। ठीक, क्यों है? क्योंकि उसमें अल्फ़ा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। अल्फ़ा 1 वाला जो है हमारा क्या है, ग्लूकोज की एल्डिहाइड फिक्स हो गया, ठीक है, और बीटा 2 यानी कि फ्रक्टोज का सेकेंड नंबर वाला कार्बन, जब दोनों फिक्स हो गए बॉन्ड में तो फिर कैसे वो रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया? नहीं समझ में आया? अब समझ में आएगा मुझे। यहाँ से नोट, ये बनाइए डायग्राम, ये डाइसैक्राइड है मान लीजिए, यहाँ से आपको समझ में आएगा। कौन सी है हमारी? ये माल्टोज, ठीक है, माल्टोज। ये वैसे बना ही हुआ था ना, तो उसको तो माल्टोज का डायग्राम तो बना था इसमें, माल्टोज। हाँ, ये देखिए, यहाँ पे देखिए कार्बन नंबर 1 फिक्स हो गया, फिक्स है, फिक्स। कार्बन नंबर 1 पे क्या था हमारा? CHO एल्डिहाइड ग्रुप, याद आया? और ये ग्लूकोज कार्बन नंबर 4, तो ये क्या है? अब यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल आके अभी रिएक्शन कर सकता है, तो इसलिए ये क्या हो गई हमारी? रिड्यूसिंग शुगर हो गई, मतलब जो अभी रिएक्ट कर सकती हो। मान लो कि इसको ऐसे समझे एक जनरल टर्म में, बुरा मत मानना, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, भगवान न करे ऐसा हो। तुम खड़े हो जाओ और दोनों लोग खड़े हो, ठीक है, नाम क्या है? हाँ, खुशी और सविता, खुशी और सविता खड़े, खुशी और सविता के दो, सविता के इस तरीके से खड़े हैं यहाँ पे, और ये दोनों हैंड जुड़े हुए हैं, और सविता का उधर वाला हैंड हमने छुपा दिया या फिर मतलब गायब कर दिया, ठीक है। जब गायब कर दिया तो क्या सविता किसी और से रिएक्ट कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि अगर फंक्शनल ग्रुप ऑक्यूपाइड है, ठीक है, तो अगर दोनों होते ऑक्यूपाइड, जैसे मान लो कि इसका भी 1 वाला और इसका भी 1 वाला ऑक्यूपाइड होता, तो क्या होता? तब ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाती। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो कल पूछ रही थी तो कि ऐसा यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये क्या है? हमारी रिड्यूसिंग शुगर है। अभी इसको रिएक्ट ये किसी ना किसी दूसरे से कर सकता है। इतनी बात क्लियर है? समझ में आया अंकित? हाँ, रिएक्शन करा दें किससे? अरे रिएक्शन लो, इसी से करा दो रिएक्शन। तुम लोग तो रिएक्शन अब तुम लोग खुद करके लाना, क्योंकि जो है इसी तरीके का सेम मॉलिक्यूल बनाना। समझो रिएक्शन कैसे होगी, इसी तरीके का सेम मॉलिक्यूल बनाना, ठीक है। और यहाँ पे ये 4 वाला सेम आ जाएगा। समझ में आया? अब ये तुम लोग का आज का असाइनमेंट है, ठीक है। असाइनमेंट क्या है? पहला मॉलिक्यूल ये आएगा, सेकेंड मॉलिक्यूल ये सेम रहेगा, और फिर से ये 4 1 हो जाएगा, 1 और 4 इसी तरीके से सेम यही वाला बनेगा और रिएक्शन हो जाएगी अंकित, ठीक है। ये सेम इस तरीके से, ये जो ये वाला देख रहे हो ना सेकेंड वाला, यही जब सेम इधर करोगे तो रिएक्शन बन जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया? और ये असाइनमेंट कल हम देखेंगे सबका, ठीक, रिएक्शन हो जाएगी। हाँ हाँ, क्या क्या चीज़ नहीं आया? नहीं आया मतलब नहीं आया? क्या नहीं आया? रिएक्शन मतलब वो ये पूछ रहे थे कि इसमें रिएक्शन मतलब करके दिखा दीजिए मैम। तो अब हम जो है आधे घंटे उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, आधी क्लास निकल जाएगी। तो इसीलिए मैंने ये कहा कि इसमें कुछ नहीं करना है। मैंने क्या बताया कि अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है इसमें फिक्स है, ठीक। तो अब यहाँ पे 1 वाला यहाँ पे फ्री है, ठीक है। तो सेम मॉलिक्यूल ऐसे ही हम कौन सा बनाएंगे? जो सेकंड वाला है सेम ऐसे ही बना देंगे,
ठीक। हाँ, तुमको कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, एक 1 बनाना है, फिर 4 बनाना है, फिर 1 बनाना है, फिर 4 बनाना है। ठीक है, अभी क्लास के बाद बताएंगे कैसे बनाना है। ठीक है, यही असाइनमेंट है तुम लोग का। अब यहाँ पे देखो, लैक्टोज, इसका क्या है, बीटा। अब ये देखो बीटा क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप क्या होगा, ऊपर होगा। ठीक है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है इसमें। ठीक है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। यहाँ पे भी क्या है हमारा, ये फ्री है। ठीक, बात समझ में आई। तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग शुगर होगा कि नॉन रिड्यूसिंग, बताओ सोनू। रिड्यूसिंग शुगर है कि नॉन रिड्यूसिंग? अरे भाई कार्बन 1, तुम लोग तो इसीलिए कहते हैं नहीं करवा पाएंगे हम। रिवीजन मत करो तुम लोग, और फिर इस तरीके से मतलब मैं कार्बोहाइड्रेट पे ही अटकी रहूँ तो फिर कोई मतलब नहीं। ये रिवीजन अगर तुम लोग ने कल वीडियो खोल के देखा होता तो कार्बन 1 और 2 पता होता। ये हर टाइम बैठ के अगर हमको ये पूरी क्लास, जो पोजीशन जहाँ पे रहेगी वहीं पे रहेगी ना हमेशा, ये बताओ चेंज हो जाएगी? तो इतना तो ये तो प्रैक्टिस से आएगा ना बेटा। मैथ्स में प्रैक्टिस करते हो कि नहीं करते हो? केमिस्ट्री में किसी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हो कि नहीं करते हो? अब बायो में तुम लोग सोचते हो हर चीज़ रट लें, हर चीज़ रटी नहीं जाएगी ना। तब फिर अब यहाँ पे जब देख रहे हो, जब एक बार देख चुके तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो यहाँ पे वही वहाँ पे भी होगा ना, तो चेंज थोड़ी ना हो जाएंगी चीज़ें। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कार्बन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ये स्ट्रक्चर इसलिए नहीं दिए गए थे कल बनाने के लिए कि आप लोग जाइए और उसको बस उतार लाइए, वो इसलिए दिए गए थे। अगर आप लोग ने उसको सही से बनाया होता, समझा होता, तो अभी ये कंफ्यूजन ही नहीं होता कि कार्बन नंबर 1 कहाँ है, 2 कहाँ है, 3 कहाँ है, 4 कहाँ है, 5 कहाँ है, 6 कहाँ है। कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या नहीं समझ में आया इसमें, बताओ क्या नहीं समझ में आ रहा है? 2 पे हमेशा कीटोन ग्रुप होता है, और 1 पे हमेशा क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। अभी भी कोई कंफ्यूजन है? स्ट्रक्चर जाके आज बना के देखिएगा सही से, और तब भी नहीं समझ में आएगा तो फिर एक दिन अलग से लीजिएगा इसकी क्लास एक्स्ट्रा, तब फिर स्ट्रक्चर भी बैठ के बनवा देंगे। ठीक है, अब ये बताइए यहाँ पे, अब देखिए, अब आप लोग आज स्ट्रक्चर ही देख लीजिए। आप लोग को क्लास फिर सिलेबस नहीं कवर होगा, फिर आप लोग की जिम्मेदारी रहेगी। 4, 5, 6, ठीक है, सेम चीज़ होगी ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेम चीज़ होगी ना। ग्लूकोज जैसा है वो ग्लूकोज ही रहेगा ना, वो तो चेंज नहीं हो जाएगा। जो गैलेक्टोज जो जैसा है, बेटा देखो थोड़ा सा क्या होता है ना, मेहनत करनी पड़ती है चीज़ों की। अगर आप सोचिए कि यहाँ पे अगर आप अपनी NCERT उठा के देखेंगे तो उसमें पॉलीसेक्राइड के अलावा कोई चीज़ नहीं है, अगर आप देखेंगे। लेकिन सोचिए क्वेश्चन कहाँ से कैसे कैसे आएंगे। अब इतने स्ट्रक्चर हम लोग बना के दे रहे हैं, सारी चीज़ें करवा के दे रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रक्चर आपको बना के देखने पड़ेंगे अगर आपको समझना है। अगर रट लेना है तो कोई मतलब नहीं, रटना है तो क्वेश्चन तो रटा के हम करवा ही देंगे। लेकिन अगर आपको कुछ चीज़ें समझनी है तो ये स्ट्रक्चर्स आपको पता है, जब मैंने पढ़ा है अभी भी मैंने कितने स्ट्रक्चर्स इसके बनाए होंगे, उसके बाद भी अगर ये कहो कि अभी तुरंत बना दे तो वो, क्योंकि रिवीजन नहीं है, भूल गया। ठीक, आप लोग ये सोचते हो कि आप यहाँ से गए, कितने लोग ने सीरियसली बताओ कि यहाँ से जाने के बाद कल रिवीजन किया है, थॉरली रिवीजन किया है? मेरे को ये बात जाननी है, हाथ खड़ा कर दें। जिन्होंने 1 घंटे तक वीडियो को एक स्लाइड को इस तरीके से देखा हो, जानना चाहो स्ट्रक्चर बनाया, वेरी गुड। ये देखना चाहो कि कहाँ पे कौन सा कार्बन है, ये स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, और कौन है जो यहाँ पे अभी आके ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना सकता हो। अगर मैं बनवा लूँ तुम बना सकते हो, तब वेरी गुड। लेकिन
अच्छा चलो, तुम ग्लूकोज का स्टेप, बहुत अच्छी बात है, तुम मेहनत भी करते हो ये भी मुझे पता है, तो तुमने कार्बन नंबर क्यों ध्यान नहीं दिया? नहीं मैं, वो तो सही है, अगर लिखा होता तो हाँ, सही था, अगर नहीं लिखा है तो पता नहीं तुम किसका। सही कह रहे हो। देखो बात ये है, यहाँ से बेटा समझने को, जैसे 1 2 3 4 5, अब देखो तुम इस स्लाइड में देखना, यहीं से चीज़ें समझ में आएंगी। देखो इसमें देखो, ध्यान से देखो, ग्लूकोज है, बीटा ग्लूकोज है। अब बीटा ग्लूकोज से सबसे पहले तो ये चीज़ तुम लोग को कंफर्म हो जानी चाहिए, ओ एच यहाँ पे है, ठीक। तो ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं? अभी कितने लोगों को ये बात क्लियर नहीं है? अभी भी नहीं क्लियर है? फिर जो है 1 2 3 4 5 6, ये चीज़ जैसे है ऐसे ही रहेगी। बीटा ग्लूकोज, बस देखो, अगर ये अल्फ़ा ग्लूकोज होता तो ओ एच कहाँ आ जाता? यहाँ पे आ जाता। क्लियर है? क्लियर है? अब आप लोग को मैंने ये जो काम दिया था असाइनमेंट का, इसलिए दिया था कि अगर आप लोग ये बनाते तो आप लोग को ये सारी चीज़ें याद हो जाती। और फिर उसके बाद अब देखिए यहाँ पे एपीमर, जैसे आपको आने के बाद कॉपी खोल के देखना पड़ा, रिवीजन नहीं था, तो यहाँ पे क्या था, ये गैलेक्टोज फोर्थ, गलत क्यों बन रहा हूँ? 1 2 3 4 यहाँ से बनाना चाहिए इनको, फोर्थ नंबर पे होता है ये, इसको सही कर लेना तुम लोग, यहाँ से बनाना, ठीक है? इस वाले से नहीं बनेगा गैलेक्टोज। नहीं नहीं नहीं, सही है, हमको लगा वो सही है, हमको लगा कि ठीक। तो ये देखो यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मूला देखो, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ये क्या था? CHO था, ठीक है कि नहीं CHO? और ये जो O बनाया है, ये जो बॉन्डिंग यहाँ पे कराई है H, देखिए यहाँ पे ये फिफ्थ वाले कार्बन का इससे हमेशा बॉन्डिंग करके ये क्या बना लेगा? H बना लेगा, एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है? इतनी बात क्लियर है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है हमारा, CHO ग्रुप होता है, जो कि किसके पास होता है? ग्लूकोज के पास होता है। कीटोन ग्रुप किसके पास होता है? खुशी किसके पास होता है? धन चक्कर हो गए तुम लोग, लग रहा है कार्बोहाइड्रेट पड़ गए। होता है, कोई बात नहीं। देखो इतनी भी चीज़ें अगर थोड़ी भी बहुत 80% समझ में आ गया है कि नहीं समझ में आ गया? समझ में आ गया। 20% आपको क्लियर हो जाएगा जब आप जाके स्ट्रक्चर्स बनाओगे। ये एक एक स्ट्रक्चर्स हम लोग बनाते हैं, हम लोग जो है क्या करते हैं, डाइसैक्राइड का स्ट्रक्चर बना के, जो तुम लोग को कन्फ्यूज़न हो रहा है कि अल्फ़ा 1,4 कहाँ से आया, मैं तुम्हें यहाँ पे जो है सारी चीज़ें, तो तुम्हें ये तक याद रखना, स्ट्रक्चर बनाने को मैंने क्यों बोला है। अब जैसे तुम्हें इसमें स्ट्रक्चर, आज का तुम लोग का असाइनमेंट सुनो, पहला डाइसैक्राइड माल्टोज बनाओगे, ठीक है? माल्टोज ये बनाने से फ़ायदा क्या होगा? पहली बात तो ये सुनो, जो अल्फ़ा डी ग्लूकोज तुम जब बनाओगे और बीटा डी ग्लूकोज, तो तुम्हें ये याद रहेगा कि यहाँ से आपको सबसे पहली चीज़ ये याद रहेगी कि इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, और दूसरा कि ये रिड्यूसिंग शुगर है कि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। भाई जाहिर सी बात है, ग्लूकोज है, दोनों ग्लूकोज है, तो इसमें एक का एल्डिहाइड ग्रुप क्या है? फर्स्ट वाली कार्बन का फ्री है। जब फ्री है तो ये क्या हो जाएगी? हमारी रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? समझ में आ रहा है कि नहीं? नाम प्रशांत, समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा? फ्री है तो मतलब रिड्यूसिंग शुगर है। इतनी बात क्लियर है? क्लियर? फिर अब इसका स्ट्रक्चर आप लोग बनाएंगे, ठीक? नेक्स्ट, डाइसैक्राइड लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। गैलेक्टोज में क्या होता है? फोर्थ नंबर पे क्या था हमारा? यहाँ पे OH ऊपर हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखो अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, भाई ये हमारा ग्लूकोज था, ठीक है? कार्बन नंबर 1 क्या है इसकी? फिक्स हो गई कि नहीं फिक्स हो गई? लेकिन देखो ये जो गैलेक्टोज है उसका एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है कि नहीं? कार्बन नंबर 1 वाला ग्रुप, ये देखिए, एक मिनट,
कार्बन नंबर 1 फ्री है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। अब क्लियर है? क्लियर है मीनाक्षी? कोई कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन? अब कंफ्यूजन तो डाउट क्लास। हाँ, असाइनमेंट में सुनिए, ये भी बनाएंगे आप लोग, ये याद होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये चीज़ β14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये कैसे पता चलेगा? अब यहाँ से देखो कैसे पता चला β14, β1 ग्लूकोज और फोर्थ ग्रुप का क्या है हमारा? गैलेक्टोज। और बीटा क्यों बोल रहे हैं दोनों के टर्म में, ये कोई बता सकता है? सोनू बताओ। जो मैंने नीचे लिखा है ये β14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसको क्यों बोल रहे हैं? अब आज मैंने सोचा था प्रोटीन भी करेंगे, लेकिन अब आज मैं कार्बोहाइड्रेट ही करूँगी। हाँ बोलो। सी जो है ये OH ग्रुप ऊपर है, इसका पहले कार्बन में चौथे जुड़ा है तो β1 4 हो जाएगा, चौथे जोड़ रहा है पहला तो 1 4 हो जाएगा। OH ग्रुप ऊपर है, वेरी गुड। देखो OH ग्रुप दोनों में ही ऊपर है, बीटा हो गया, ठीक, क्लियर है? नीचे होता तो अल्फ़ा हो जाता, ठीक है? अभी आगे ऐसे भी एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, जैसे α1 β2 करके लिंकेज मिलेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि स्ट्रक्चर्स बनाओगे, कॉपी में रहेगा, तुम ये सोचो कि इसको बस ये हम याद कर लेंगे, इतना कन्फ्यूज़न होगा तुम लोग को लास्ट टाइम पे जब MCQ PYQ करने बैठोगे कि किस में β14 था, किस में α1 4 था, किस में α1 β2 था। तो वो जब तक स्ट्रक्चर बना के आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक क्लियर नहीं होगा, ठीक? कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझिए, स्ट्रक्चर्स बनाइए और जितने भी डाइसेक्राइड है इनके स्ट्रक्चर्स बनाइए, ठीक है? क्लियर है? क्योंकि पूछा इन्हीं का जाएगा। जैसे पूछेगा, ये क्वेश्चन पेट है नीट का, सुक्रोज क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो अभी हम बता दे रहे हैं कि उसमें α1 β2 है, लेकिन उस टाइम पे कैसे याद रहेगा? समझ में आ रहा है? तो इसका आपको डायग्राम सब तो बना लेना है। लैक्टोज में हमारा β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया, लीस्ट स्वीट शुगर है ये हमारा। नेक्स्ट है हमारा सुक्रोज। हाँ, अब देखिए सुक्रोज में देखिए यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, बॉन्ड नहीं लिखा है इन्होंने, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक? तो यहाँ पे α1 β2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, α1 β2, हाँ α1 β2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। इसमें इसने बनाया नहीं है, इसका डायग्राम मैं बनवा दूंगी आप लोग को कल, ठीक है? इसमें सही से लेबलिंग नहीं है, लेकिन ये है, जैसे इसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे बीटा डी फ्रक्टोज, ये क्या है हमारा? ग्लूकोज हो गया, ठीक है? ये क्या हो गया हमारा? ग्लूकोज हो गया, ठीक है? ये क्या हो जाएगा हमारा? फ्रक्टोज हो जाएगा। तो जैसे पीछे वाला फ्रक्टोज वाला डायग्राम उठाओगे और इसका ग्लूकोज वाला, इसकी बॉन्डिंग करा के देखो, ठीक? तो ये क्या हो गई हमारी? नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है? इसके दोनों ही ग्रुप क्या होंगे हमारे? क्या होंगे? फिक्स्ड होंगे। कौन से ग्रुप? फ्रक्टोज कौन सी शुगर है? फ्रक्टोज कौन सी शुगर है? हर्षित, फ्रक्टोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। कैसे? इसीलिए कहते हैं वीडियो देखना चाहिए कभी कभी। वीडियो देख के, कल कितने लोग ने वीडियो देखा था? बस एक लोग ने। कीटोनिक शुगर है, देखे ध्यान से, सब कुछ इसी में था। कीटोनिक शुगर है, ठीक है? अब उसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों बोल रहे हैं बताएं? α1 β2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, α1 पे क्या ग्रुप था हमारा? CHO एल्डिहाइड ग्रुप, फिक्स हो गया। बीटा पे कौन सा ग्रुप है हमारा? इसमें कीटोन ग्रुप है, फिक्स हो गया। दोनों फिक्स है तो रिएक्शन किससे होगी? अब सविता का हाथ किसी मतलब देने के लिए दूसरे को है ही नहीं,
कहाँ से रिएक्शन होगा, समझ में आया? तो क्या है, सुक्रोज हमारी क्या हो गई, नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गई। अब तो समझ में आ जाना चाहिए। अब रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग पे बात नहीं होगी। तो ये सारे आपको डायग्राम्स ट्री हेलोस देखो, अल्फ़ा 1 और ये क्या है हमारा, ये 1 हो गया। ये वाली भी क्या होती है हमारी, नॉन रिड्यूसिंग होती है, ठीक है। ये वाली भी हमारी क्या होगी, नॉन रिड्यूसिंग। ग्लूकोज 1, ठीक है, हाँ ये नॉन रिड्यूसिंग होगी क्योंकि इसमें अल्फ़ा 1 लिंकेज होता है, अल्फ़ा 1 लिंकेज। और अल्फ़ा 1 लिंकेज का मतलब क्या हो गया, वो बात छोड़ दो, OH ग्रुप छोड़ दो। रिड्यूसिंग होगी कि नॉन रिड्यूसिंग होगी? वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं समझ में आया? अब मैं नहीं समझाऊंगी। हाँ, कुछ बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, पूरे कहने का मतलब ये था, सार ये है कि अगर 2 शुगर है, जब वो रिएक्ट कर रही हैं तो अगर उसमें उनके एल्डी, अब इसी का एग्जांपल ले लो, ट्री हेलोस दोनों ग्लूकोज से मिलकर बनी है, ठीक है। दोनों जब ग्लूकोज से मिलकर बनी है तो दोनों के पास एल्डिहाइड ग्रुप है कार्बन नंबर 1 पे, इतनी बात याद है, ठीक। अब यहाँ पे दोनों की दोनों रिएक्शन बॉन्डिंग बना ली है, दिख रहा है ये यहाँ पे उल्टा करके बना दिया है इन्होंने, सीधे सीधे लिख दिया है ट्रियालोज इज प्रेजेंट। पहली बात तो ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज सीधे लिख दिया, किसके किसके बीच में हो रहा है, 1-1 लिंकेज। 1-1 लिंकेज का मतलब क्या हो गया कि कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 1 ग्लूकोज पे दोनों में एल्डिहाइड ग्रुप है और दोनों का ग्रुप फिक्स हो गया, तो ये हमारी नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गई। यही दोनों एक्सेप्शन है, ठीक। लेकिन जो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एबेंडेंट जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है वो कौन सी हमारी, सुक्रोज है। अभी भी कोई कंफ्यूजन? आप जाके इसको वीडियो को आराम से देखिएगा, उसके बाद कोई डाउट होगा तब फिर पूछिएगा, ठीक है। पॉलीसेक्राइड एसिड सॉल्युबल होते हैं कि एसिड इनसॉल्युबल होते हैं? रिटेंटेट में आएंगे कि फिल्ट्रेट में आएंगे? हाँ, लिखा हुआ था क्या? पॉलीसेक्राइड आर कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट। अच्छा, एक क्वेश्चन है तुम लोग से, बताओ जरा कि हम लोग में जो ग्लूकोज स्टोर रहता है वो कौन से फॉर्म में होता है? हम लोग में भी तो स्टोरेज होता होगा ना, तो किस फॉर्म में होता होगा? रिड्यूसिंग फॉर्म में होता होगा कि नॉन रिड्यूसिंग? कॉमन सेंस है, रिड्यूसिंग में होगा। अच्छा, क्यों होगा स्टोरेज रिड्यूसिंग में? सोचो क्या हो सकता है उससे? अगर नहीं होगा तो जमा होगा तो हो जाएगा। हाँ, अगर रिड्यूसिंग नहीं होगा, रिड्यूसिंग स्टोर करना है, स्टोरेज शुगर स्टोर होगा मैम, तो अगर रिड्यूस नहीं होगा तो डायरेक्टली नॉन रिड्यूसिंग होगा ना, सही बोलो। रिड्यूसिंग क्यों बोल रहे हो? रिएक्ट नहीं करता रहेगा तो फिर स्टोर कैसे होगा? छोड़ो। पॉलीसेक्राइड्स आर कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स, ठीक। इसमें क्या करते हैं, सफिक्स एन ऐड कर देते हैं, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, ग्लाइकेंस। कहाँ तक नोट डाउन किया था कल तुम लोग ने? मोनोसेक्राइड किया था केवल, डाइसेक्राइड नहीं किया था, नोट डाउन ही नहीं किया था, नोट डाउन नहीं किया डाइसेक्राइड। करिए, फिर कर लेंगे, उससे थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए, स्ट्रक्चर बनाने ही है। डाइसेक्राइड एज इट इज़ जाएगा, पॉलीसेक्राइड अब करा दे रहे हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे पॉलीसेक्राइड, सबसे पहले यहाँ पे ऐसे लिखेंगे पॉलीसेक्राइड डैश लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट, ठीक है। इसमें सफिक्स एन ऐसे लिखना है, सफिक्स एन, नेक्स्ट पॉइंट करके सफिक्स एन लाइकेंस। अब इससे जब मैं बोलूँ ना कि जाके वीडियो उस दिन ज़रूर देख लेना, तो उस दिन तो ज़रूर देख लेना। पेंटोस पॉलीसेक्राइड्स आर कॉल्ड एज पेंटोसिन्स, लाइक इनके एग्जाम्पल कौन से होते हैं? अरेबिनोज होता है, जाइलैन होता है फ्रॉम डी जाइलोस। सब कहाँ पाए जाते हैं हमारे? तो यहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा, पेंटोस पॉली। कितने लोगों को अभी भी रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग नहीं समझ में आया? पेंटोसेंस एग्जाम्पल अरेबिनोज एंड कहते क्या हैं हम? अराबन। विकास समझ में आया? बस इतना नोट डाउन करिएगा, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स नहीं बन रहे हैं तो नाम भूल जाने, क्या नाम था? प्रशांत। नोट्स नहीं बन रहे हैं, कहाँ है? दिखाओ नोट्स दिखाओ बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर देखिए चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। आप लोग को तो ये करना चाहिए ना कि अब ये ठीक है कि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे 10 बार समझ लो, लेकिन ये नहीं ठीक है कि यहाँ पे बैठ के जो है फिर आप टाइम पास करो। बाकी आपकी इच्छा है, पैसा आपको देना है, हमें तो लेना है। हाँ सीधी बात है, आपका फ्यूचर है, हम लोग बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। आपको कितना लेना है ये आपके ऊपर है। सभी के लिए हम लोग से जितनी चीज़ें ग्रैस्प कर सकते हो उतना ग्रैस्प करो, ठीक है। वो ठीक है कि एक से कोई चीज़ 2-3 बार नहीं समझ में आई वो पूछ लो, लेकिन यहाँ पे आके मतलब आपको पूरा अटेंटिव होके अपना पूरा टाइम देना है। तो टाइम मतलब अभी नहीं समझ में आ रहा है, टाइम की वैल्यू बहुत होती है। जितनी जल्दी निकाल लेंगे वो आप लोग के लिए अच्छा है, ठीक है। एनसीईआरटी कितने लोगों के पास है? पढ़ रहे हो? पढ़ना स्टार्ट किया? डेली का डेली पढ़ा करो जाके, ठीक है। कितने लोग ने अभी तक मेरे साथ कौन सा चैप्टर? हाँ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ख़त्म कर लिया है, एनसीईआरटी से ख़त्म कर लिया। समझ में आ रहा है सब? कोई कन्फ्यूज़न? वेरी गुड। आज जाके स्ट्रक्चर जरूर बनाइएगा, उसके बाद कोई डाउट फिर मुझसे पूछिएगा। मैं इसलिए देखो होमवर्क बहुत सोच समझ के देती हूँ कि होमवर्क मतलब ये नहीं था कि स्ट्रक्चर बस बनाने को दे दिया। उसका मतलब ये होता है कि कोई चीज़ दी जा रही है तो उसको ध्यान से देखना है, समझ रहे हो। अब आज जब तुम लोग बनाओगे स्ट्रक्चर्स और उसके बाद देखना कल तुम लोग को जो थोड़ा बहुत 5 to 6% कन्फ्यूज़न बचा है वो भी नहीं बचेगा, क्योंकि उससे चीज़ें तुम्हें क्लियर होंगी। समझ में आ रहा है? उसके बाद भी डाउट है तो पूछिए आके। समझ में आया प्रशांत? चलें आगे बढ़े, स्पीड बढ़ाइए आप लोग।
पॉलीसेक्राइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड डू नॉट टेस्ट स्वीट। ठीक है, तो इसको एज इट इज लिख लीजिएगा। पॉलीसेक्राइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग। ये नॉन रिड्यूसिंग क्यों होते होंगे सोनू? बहुत सारे होंगे तो वो इतना सारे फिक्स्ड हो जाएंगे जाके, तो मतलब इसीलिए क्या होता है कि मोनोसेक्राइड हमेशा रिड्यूसिंग शुगर होती है। लेकिन देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो डाइसेक्राइड में कुछ रिड्यूसिंग है, कुछ नॉन रिड्यूसिंग है। पॉलीसेक्राइड में आते आते आपको सारी शुगर हमारी नॉन रिड्यूसिंग मिलेंगी। इसीलिए जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, इसीलिए क्या होता है हमारे में, एनिमल्स में, ह्यूमंस में क्या होता है, हमारे अंदर ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है और प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में सेव होता है, क्योंकि ग्लाइकोजन और स्टार्च क्या है, हमारी पॉलीसेक्राइड है। ठीक, क्लियर हो गया? आगे बढ़े, हम कर लो, ऐसा भी नहीं है। ऑल्दो पॉलीसेक्राइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग बट इन पॉलीसेक्राइड चेन one end is reducing and another is non reducing। ये तब का कह रहा है जब बनना है, धीरे धीरे बन रहा है, मतलब ये बता रहा है कि भाई ऐसा तो नहीं कि एक बार में बन गया, जब बनते बनते बनेगा ना, तो वही चीज़ कह रहा है। लेकिन इसमें बस इतना ही लिखना है, इतना सफिशिएंट है। यहाँ से मैं बता रही हूँ कितना लिखिएगा। पॉलीसेक्राइड, ठीक है, पॉलीसेक्राइड, इसमें बस इतना लिखिए, इस तरीके से लिखिएगा। आप लोग पूरा लिखने के चक्कर में इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, नॉन रिड्यूसिंग, बस इतना लिखना होता है। तो सोचो कितना टाइम लगेगा, जितना मैं लिखूं बस उतना ही लिखना है। दे आर क्लासिफाइड एज न्यूट्रिटिव एंड स्ट्रक्चरल इन नेचर, स्ट्रक्चरल इन नेचर। दूसरी एनसीईआरटी नहीं बनानी आपको, ठीक? समझ में आ रहा है? और हिंदी बोले, कार्बोहाइड्रेट को तो हिंदी में कार्बोहाइड्रेट ही बोलते हैं। डिक्शनरी बना दें तुम लोग की। अब हो गया, बड़े आगे। यहाँ से जो एक चीज़ मैं बना रही हूँ वो नोट डाउन करिएगा, ठीक है? पॉलीसेक्राइड एक फ्लो चार्ट है, उसको बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, अरे भाई ऑनलाइन वाले बच्चों को तो पूछ ही नहीं पाए। अनीता बेटा समझ में आ रहा है? गोविंद टाइप इन द चैट बॉक्स। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, मैम एनोमर एंड एपीमर में डिफरेंस क्या है? बेटा देखो, एनोमर क्या होता है, मैंने क्या बताया था कि अगर जो ग्लूकोज है उसके स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 1 पर OH ऊपर है तो उसको हम बीटा ग्लूकोज बोलेंगे, और अगर OH नीचे है तो हम उसको बोलेंगे अल्फ़ा ग्लूकोज बोलेंगे, ठीक है? तो अल्फ़ा ग्लूकोज और जो बीटा ग्लूकोज हैं वो एक दूसरे के एनोमर हैं। लेकिन एपीमर क्या होते हैं? एपीमर होते हैं जैसे कि जब डिफरेंट कार्बन पोजीशन पर हमारा, जैसे मान लीजिए कि ग्लूकोज के लिए जो मैनोज है वो कार्बन नंबर 2 पर क्या है, उसकी एपीमर है, ठीक है? जब डिफरेंट कार्बन नंबर पे H और OH ग्रुप इधर चेंज होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? एपीमर कहलाते हैं। लाइक मैनोज कार्बन नंबर 2 पर है एपीमर ग्लूकोज का, और गैलेक्टोज कार्बन नंबर 4 पर एपीमर है ग्लूकोज का। क्लियर है? टाइप इन द चैट बॉक्स। नोट डाउन करिए इसको।
स्टोरेज स्ट्रक्चरल। सोनू नोट्स बन रहे हैं बेटा? नोट्स, हाँ आज नोट्स सबके देखेंगे। और कल जिसने स्ट्रक्चर नहीं बनाए होंगे तब बताएंगे तुम लोग को। तुम लोग को थोड़ा सा रिलैक्सेशन ज़्यादा मिल गया है ना? है तुमको नहीं? स्टोरेज में कौन कौन से आएंगे बताओ बताओ। इधर इधर भी देखो, सामने देखो। दिख नहीं रहा है क्या? बना नहीं रहे हो? हाँ म्यूस, एक मिनट, एक तो ये वाली स्लाइड वो वाली सही रहती थी, वाइट वाली। म्यूसिलेजेस, म्यूसिलेजेस के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। स्टोरेज में हमारे कौन से होंगे? दो, स्टार्च और कौन सा? ग्लाइकोजन। वेरी गुड, ग्लाइकोजन, ठीक है। स्ट्रक्चरल में हमारे को, स्ट्रक्चरल तुम लोग बताओगे जल्दी जल्दी। स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड, सेलुलोज, काइटिन, पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन। ये कैसे होते हैं? ये होते हैं स्लाइमी इन, मैंने सोचा था आज मैं प्रोटीन पे बहुत चाहूँ, इन नेचर, स्लाइमी इन नेचर, ठीक है। हो गया। काइटिन फंगल की, फंजाई की सेल वॉल होती है, सब अभी करवाएंगे। प्लांट की सेल वॉल में सेलुलोज कहाँ होता है? नुमान पढ़ाई नहीं हो रही है ना? नहीं हो रही ना? पता चल जाता है। पढ़ाई हो रही? खुशी सेल पढ़ रही होगी। देखो जो पीछे हो गया है, अब यही मैंने कहा था, अब जो पीछे हो गया था उसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। तो अभी भी टाइम है, अभी भी स्पीड पकड़, क्योंकि अभी तो तुम लोग के मुश्किल से कितने चैप्टर, 2 चैप्टर हुए, ठीक है। लिविंग वर्ल्ड हुआ है और सेल हुआ है। सेल का टेस्ट तुम लोग का इस संडे को होगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है बायोमोलिक्यूल्स। अभी भी चीज़ें कवर हो सकती हैं अगर 1 साल के अंदर, 1 साल बाद डॉक्टर बनना है तो। नहीं बनना है तो पढ़ते रहो। चले आगे। अब हाँ, तो ये देखिए ऑन स्ट्रक्चरल बेसिस क्या है। इसके बाद एक ऐसे बनाइएगा, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। बहुत बातें कर रहे हो, अपने तो तुम समझ लोगे, उसको समझने दो। सोनू अच्छा बता रहे हो। पॉली सैकराइड्स 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? होमो, और इसका मतलब तुम लोग हमें बताओगे जरा सा। होमो पॉलीसेक्राइड मतलब क्या समझ रहे हो? नोमान बताएंगे हमें। होमो पॉलीसेक्राइड, हेट्रो पॉलीसेक्राइड मतलब क्या है इसका?
हेट्रो पॉलीसेकेराइड्स। बताओ, कुछ खा रहे हो? बहुत सही है, आधा दिमाग खाने में लगा लो। बेटा आंखें ना डबल लगे हुए हैं, चश्मा भी लगा हुआ है, सोचो। हाँ बोलो अब। होमो में एक पॉलीसेकेराइड, होमो में एक पॉलीसेकेराइड। कितने लोग इनकी बात से सहमत हैं? होमो में एक पॉलीसेकेराइड। होमो पॉलीसेकेराइड मतलब जहाँ पे सिंगल, जैसे ग्लूकोज से ही पूरा पॉलीसेकेराइड बन गया तो वो होमो पॉलीसेकेराइड। जहाँ पे एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल जुड़े, मान लो कि ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, सुक्रोज, मतलब जहाँ पे एक से ग्लूकोज फ्रक्टोज ग्लूकोज, जहाँ पे एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल जुड़े उसको हम हेटेरो पॉलीसेकेराइड कहते हैं। मैंने इसीलिए कहा कि बायोलॉजी हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, आधे चीज़ें कहाँ से क्लियर हो जाते हैं हमारे टर्मिनोलॉजी से, मतलब क्या हम बोलते हैं उससे क्लियर। हिंदी से ज़्यादा समझना आसान इंग्लिश को होता है, क्योंकि हिंदी के जो टर्म्स होते हैं अनुवांशिकी, जेनेटिक हैं, जेनेटिक्स, अनुवांशिकी, गुणसूत्र, क्रोमोसोम, मतलब इतनी हिंदी का अगर समझने बैठोगे तो लगेगा कि हम क्या ही समझ रहे हैं। लेकिन अगर इंग्लिश के आधे टर्म्स इतने मिलते हैं, बहुत आसान होती है, समझ रहे हो। इंग्लिश हम लोग को लगती टफ है, लेकिन इंग्लिश बहुत आसान है हिंदी से। हमको तो हिंदी से ज़्यादा आसान लगती है इंग्लिश। जिसको आती है उसको समझ। वो सोचने पे है। तुम बैठना कभी, हम तुम्हें बताएंगे कि इंग्लिश देखो, तुम दोनों एनसीईआरटी लेके आना, दोनों एनसीईआरटी लेके आना, हम तुम्हें बताएंगे कि। और डॉक्टर बनने के लिए, चलो इस पे बाद में कन्वर्सेशन होगा, बाद में कन्वर्सेशन होगा इस बात में। कंपोज्ड ऑफ सेम मोनोमर्स, वही सेम चीज, होमो पॉलीसेकेराइड, हेडिंग डालिए, उसमें लिखिए पहला पॉइंट डाल के, कंपोज्ड ऑफ सेम मोनोमर्स। फिर उसके बाद बायोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट होमो पॉलीसेकेराइड्स, बस इसके बाद यहाँ पे ऐसे सेमी कोलन बनाइए। नेक्स्ट लिखिए इसमें सेलुलोज, सेलुलोज, ठीक है। लिख लिया। सेलुलोज में सबसे पहले लिखिएगा, सेलुलोज में पहला पॉइंट लिखिएगा मोस्ट एबेंडेंट, मोस्ट एबेंडेंट मतलब सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला, मोस्ट एबेंडेंट, ABUNDANT, मोस्ट एबेंडेंट सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला पॉलीसेकेराइड है क्या हमारा? सुक्रोज। डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे बन जाता है, पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। ग्लूकैन होता है ये, ग्लूकैन क्यों बोल रहे हैं ये, इसका आंसर मुझे कौन देगा? ग्लूकैन, ग्लूकैन क्यों बोल रहे हैं इसे? सबसे फर्स्ट स्लाइड पे था, वेरी गुड, सफिक्स एन ऐड कर रहे थे, क्योंकि ये ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ है इसीलिए हम इसको ग्लूकैन बोल रहे हैं। क्लियर है? ग्लूकैन होता है। फिर उसके बाद लीनियर, थर्ड पॉइंट, लीनियर पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज यूनिट 6000 to 10,000 मॉलिक्यूल्स इसमें ग्लूकोज के मिलकर बने होते हैं। सोचो कितना लंबा होता है। फिर वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बाद फोर्थ पॉइंट लिखना, इट हैज़ β14 linkages, β14 linkages,
हो गया। फोर्थ पॉइंट के बाद फिफ्थ पॉइंट लिखिएगा, ब्रांचिंग एब्सेंट, मतलब ब्रांचेस में नहीं होता, ये लीनियर पॉलीमर होता है ना। ब्रांचिंग मतलब समझ रहे हो क्या? ब्रांचिंग मतलब समझे? नहीं ना, सब लोग समझ रहे हैं ब्रांचिंग का मतलब? यहाँ पे मतलब देखो, लीनियर मतलब जब ग्लूकोज ऐसे, देखो जब ग्लूकोज ऐसे सीधे जुड़ा हो तो ये क्या है? लीनियर पॉलीमर है, ठीक है। ब्रांचिंग मतलब जैसे अभी आप स्टार्च में देखेंगे, एमाइलोपेक्टिन में देखेंगे स्टार्च में, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जैसे ऐसे जुड़ा है, ऐसे जुड़ा है, ऐसे भी जुड़ा है, फिर ऐसे जुड़ा है, फिर ऐसे भी जुड़ा है, फिर ऐसे जुड़ा है, फिर ऐसे भी जुड़ा है, तो ये क्या हो गया? ब्रांचिंग हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये लीनियर होता है और ब्रांचिंग एब्सेंट होती है, ठीक। ये देखो यहाँ ये लिखा तो है इसमें, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ, ये लिख चुके हैं आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकता है डायरेक्टली। सिर्फ इतना लिखिए, इट फॉर्म्स रेयन फाइबर आर्टिफिशियल सिल्क में, सिल्क को बनाने में इसकी क्या लेते हैं हम? हेल्प लेते हैं, ठीक है। फिर पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प इज सेलुलोज, जो पेपर बनते हैं वो प्लांट पल्प से, वो किसके होते हैं? सेलुलोज के। तो अब सोचो सेलुलोज कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए हम लोग को कम पेपर यूज़ करनी चाहिए, दिमाग में ज़्यादा नोट करना चाहिए और सारी चीज़ें कम कम नोट करके ज़्यादा रिवाइज करना चाहिए। मोस्ट एबंडेंट पॉलीसेक्राइड मतलब सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला पॉलीसेक्राइड, हाँ सेलुलोज। ये इस पर क्वेश्चन आता है डायरेक्टली कि विच इज़ द मोस्ट एबंडेंट पॉलीसेक्राइड फाउंड इन नेचर, तो आपको पता होना चाहिए कि मोस्ट एबंडेंट पॉलीसेक्राइड हमारा क्या है? हमारा सेलुलोज है। हो गया। ऑनलाइन वालों से मुखाते बोले, बेटा अनीता है कि नहीं है? अनीता बेटा क्लियर है? गोविंद क्लियर है? हो गया। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, होमोपॉलीसेक्राइड कंपोज्ड ऑफ सेम मोनोमर, ठीक है। बायोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट, ये लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हेडिंग डालिए स्टार्च, डायरेक्टली हेडिंग स्टार्च पड़ेगी, स्टार्च। स्टार्च के बाद इसमें फर्स्ट लिखिएगा ऐसे, स्टार्च लिखा आपने, स्टार्च, इसमें ऐसे लिखिए होमोपॉलीसेक्राइड, ये भी क्या है हमारा? होमोपॉलीसेक्राइड है, होमोपॉलीसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड को हिंदी में क्या बोलते हैं? पॉलीसेक्राइड को हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुत सारी शुगर, वही हिंदी टर्मिनोलॉजी क्या है पॉलीसेक्राइड का? पढ़ा होगा तुम लोग, पॉलीसेक्राइड ही लिखते हैं शायद, इसको तो पॉलीसेक्राइड ही लिखते हैं। होमोपॉलीसेक्राइड हो गया, ठीक है। हाँ, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी
लाइट को राइट में जो है पोलराइज, लाइट को राइट में क्या कर रहा होगा, वो कर रहा होगा, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। फिर नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ मेन स्टोर्ड फूड इन प्लांट। ये थर्ड पॉइंट है, ये हमारा थर्ड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकंड पॉइंट ये हो गया, थर्ड पॉइंट ये हो गया। फोर्थ पॉइंट ये हो गया, स्टार्च कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ चेन्स। इसमें फर्स्ट हेडिंग, सब हेडिंग दी जाएगी एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। इसमें एमाइलोज में आप लोग लिखेंगे, एमाइलोज में सिर्फ इतना लिखिए और बाकी आप लोग वीडियो से और एनसीईआरटी से पढ़ के अपने दिमाग में नोट करिएगा, जिसमें जितनी चीज़ इसमें आपको याद रखनी है हमेशा। 250 to 300 ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं इसमें, ग्लूकोज मॉलिक्यूल इसमें होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लिखिएगा सेकंड पॉइंट, इसमें लिखिएगा स्ट्रेट चेन, मतलब लीनियर चेन या स्ट्रेट चेन लिख दीजिए ऐसे। सेकंड पॉइंट इसका आएगा लीनियर चेन लिख दीजिए, सबसे बढ़िया लीनियर चेन। लीनियर चेन मतलब समझ गए, समझे कि नहीं, नहीं समझिए, समझिए लीनियर चेन, ठीक है। नो ब्रांचिंग, बट ऑब्वियस सी बात है, तो ये तो पता ही रहेगा, देखो लिखा भी है। अनब्रांच्ड चेन चाहो तो लिख लो थर्ड पॉइंट बना के, अनब्रांच्ड चेन, ठीक है। और बॉन्ड कौन सा है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बस ऐसे लिखो, मतलब थर्ड फोर्थ पॉइंट बना के सिर्फ इतना लिखना, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बस इसी तरीके से नोट्स बनने चाहिए, क्योंकि अगर नीट के लिए करना है। बाकी मतलब अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न तो आप पूरा लिख सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं तो कि इससे आपके डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बाकी तो सारी कहानी है, जो आपको पढ़ते रहना है, रिवीजन करते रहना है, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन इसमें लिखिएगा ब्रांच्ड चेन मॉलिक्यूल, अ ब्रांच्ड चेन मॉलिक्यूल। फर्स्ट पॉइंट, अ ब्रांच्ड चेन मॉलिक्यूल। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा यहाँ से 30 ग्लूकोज यूनिट्स आर जॉइंड बाय अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 लिंकेज। ठीक है, इस पे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है कि एमाइलोज को जब हम आयोडीन से कराते हैं रिएक्शन तो वो कैसा कलर देता है, और एमाइलोपेक्टिन से कराते हैं रिएक्शन तो कैसा कलर देता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये बात याद रखनी है, हमेशा बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि एमाइलोज में हमेशा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाएगा और एमाइलोपेक्टिन में हमेशा अल्फा 1,4 और 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी पाया जा रहा है। क्यों पाया जा रहा है, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग होती है। और ये जो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो कहाँ पे होता है, हमारा ऊपर के साइड में होता है, इस तरीके से होता है। जैसे मान लो कि इस तरीके से होगा, यहाँ पे आके इस तरीके से
इस तरीके से एक अल्फ़ा 1 6 मतलब एक नहीं बहुत सारे इसमें होते हैं, अल्फ़ा 1 6 और अल्फ़ा 1 4। ठीक है, तो ये बात कभी भूलिए मत। एमाइलोज क्या है हमारा? लीनियर चेन। एमाइलोपेक्टिन क्या है हमारा? ब्रांच्ड चेन, शाखाओं वाला चेन। ठीक है, जहाँ पे एमाइलोज लिखा था वहाँ पे ये लाइन लिख लीजिए, बस इतना लिख लीजिए चाहे एमाइलोज के आगे गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन। ब्लू ब्लैक कलर होता है, क्या हो गया? ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन। और एमाइलोपेक्टिन के आगे लिख लीजिएगा गिव रेड कलर विद आयोडीन। स्टार्च जो होता है इस तरीके से, इधर देखो, इधर इस तरीके से हेलिक्स टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। तो जो आयोडीन होता है इसी में आके क्या करता है हमारा? बाइंड कर लेता है। इसी वजह से ये क्या देता है? कलर देता है। ठीक है, इसको चाहिएगा तो बना लीजिएगा ऐसे करके स्टार्च। और हाँ, जब पूरा स्टार्च आयोडीन से, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन को अलग ना करके पूरे स्टार्च को आयोडीन से कराते हैं, तो जो ब्लू और ब्लैक वाला कलर होता है वो डोमिनेंट होता है, एमाइलोज वाला। ठीक है, मतलब वैसे तो करा रहे हैं तो एमाइलोपेक्टिन के साथ रेड कलर दे रहा है, एमाइलोज के साथ ब्लू ब्लैक कलर दे रहा है। लेकिन अगर पूरा स्टार्च हमने लिया और उसको आयोडीन से रिएक्ट कराया तो ब्लू और ब्लैक कलर डोमिनेंट होगा, मतलब हमें ब्लू और ब्लैक कलर मिलेगा। ठीक है, हो गया स्टार्च पोटैटो कंटेन एमाइलो। ये पॉइंट है, इट इज़ नोट कर लीजिए कि स्टार्च जो पोटैटो में होता है 20% उसके पास होता है एमाइलोज, 80% एमाइलोपेक्टिन। अच्छा ये देखिए यहाँ पे लिखा तो है ये वाला चीज़ बहुत अच्छे से। इस पॉइंट को एज इट इज़ नोट कर लीजिएगा। इस पे क्वेश्चन बनता है डायरेक्टली, इसको स्टार बना के नोट करिएगा, इसीलिए इसको पूरा नोट करवा रही हूँ। इस पे ऐसे क्वेश्चन बनता है जैसे कि सेलुलोज लिखा है ना कि सेलुलोज हैज लीनियर स्ट्रक्चर सो इट कैन नॉट होल्ड I2, आयोडीन डज नॉट गिव आयोडीन टेस्ट। मतलब कि सीधे क्वेश्चन बनेगा सेलुलोज रिएक्ट विद आयोडीन, कॉम्बिनेशन बना के दे दिया, करता है नहीं करता है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि स्टार्च के पास हेलिक्स होता है, उसकी वजह से वो आयोडीन टेस्ट देता है। और कौन कौन सा, जैसे एमाइलोज हमारा ब्लैक कलर दे रहा है, रेड ब्लू ब्लैक दे रहा है, एमाइलोपेक्टिन हमारा रेड कलर दे रहा है, सेलुलोज हमारा आयोडीन के साथ कोई कलर नहीं दे रहा है ड्यू टू लीनियर चेन, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको इट डज नॉट गिव आयोडीन टेस्ट। बस इसको स्टार बना के जो भी कलर का पेन हो आपके पास उससे यूज़ करके लिखिएगा। ठीक है बेटा, आज की क्लास फिर यहीं पे फिनिश करते हैं, आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।